नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी धारणा को डिकोड करने वाले हैं जिसका हिस्सा हम और आप दोनों ही हैं। एक छोटे से घर की 4 दीवारों से शुरू होकर ये पूरा समाज आखिर बनता कैसे है? समाज की सबसे छोटी इकाई से लेकर एक विशाल ढांचा बनने तक का ये सफर सच में कमाल का है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे पहले बिंदु द फैमिली फाउंडेशन की। उसके बाद समझेंगे कि इस फाउंडेशन में कौन से मूल्य सिखाए जाते हैं। फिर अपने इस दायरे को थोड़ा बड़ा करके तीसरे पॉइंट कम्युनिटी यानी समुदाय तक ले जाएंगे। चौथे पॉइंट में हम कुछ प्रेरणादायक उदाहरण देखेंगे कम्युनिटीज इन एक्शन के जरिए। और आखिर में इस सबको एक साथ जोड़ेंगे इंटरडिपेंडेंस लूप में। चलिए, आज के इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतने ही जरूरी सवाल से करते हैं। आखिर ये परिवार जिसे हम समाज की सबसे छोटी इकाई मानते हैं, वो इतना जरूरी क्यों है? कभी सोचा है कि किसी भी बदलते समाज की पूरी बुनियाद इन्हीं छोटे छोटे परिवारों पर क्यों टिकी होती है? इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। पहला, द फैमिली फाउंडेशन यानी परिवार की नींव। देखिए, अगर हम भारतीय समाज को ध्यान से देखें तो हमें मुख्य रूप से 2 तरह के पारिवारिक ढांचे नजर आते हैं। एक तरफ होती है हमारी बड़ी सी संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली, जिसमें कई पीढ़ियां जैसे दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सब एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं। बड़ा ही रौनक भरा माहौल होता है। और दूसरी तरफ एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, जो थोड़ी छोटी होती है, जिसमें आमतौर पर माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। अब ढांचा चाहे जॉइंट हो या न्यूक्लियर, दोनों का अपना एक अलग महत्व है और यहीं से किसी भी इंसान के व्यक्तित्व की बुनियाद बनती है। अब फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो ही रही है तो जरा भाषाओं के इस अद्भुत पेड़ पर गौर कीजिए। इंग्लिश में हम आमतौर पर किसी के लिए भी बस अंकल या आंट कह देते हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय भाषाओं की गहराई तो देखिए। हिंदी में ही ले लीजिए, ताऊ, चाचा, मौसी, बुआ, हर रिश्ते के लिए एक बिल्कुल अलग और सटीक शब्द है। ये इतनी डिटेल आखिर क्यों है? क्योंकि हमारी संस्कृति में हर रिश्ते की एक अलग पहचान और अपना एक खास वजन होता है। और इसी से जुड़ी एक और सच में हैरान करने वाली बात बताऊं, ज्यादातर भारतीय भाषाओं में ना कजन्स शब्द का कोई अनुवाद या इक्विवेलेंट है ही नहीं। सच में हमारे यहाँ कजन्स भी प्रैक्टिकली भाई और बहन ही होते हैं। ये सिर्फ भाषा का अंतर नहीं है दोस्तों, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी जड़ों में पारिवारिक बंधन कितने ज्यादा आत्मीय और गहरे होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा, वैल्यूज एंड फैमिली रोल्स। यहाँ हम समझेंगे कि परिवार के अंदर आखिर सिखाया क्या जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो फैमिली बेसिकली हमारी जिंदगी का पहला स्कूल होती है। और इस स्कूल में जो सिखाया जाता है ना, वो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता। भारतीय दर्शन में धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे अहम माना गया है। यहाँ से हम 3 बहुत ही बुनियादी आदर्श सीखते हैं: अहिंसा, दान और त्याग। एक परिवार में लोग रोजाना एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पीछे रखते हैं और बच्चे ऐसी ही छोटे त्यागों से ये महान आदर्श नेचुरली सीख जाते हैं। इस बात को थोड़ा रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। टेंजिंग की फैमिली की कहानी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उनके घर में दादा दादी कहानियों और किस्सों के जरिए ज्ञान बांटते हैं, और जब टेंजिंग की माँ अपने ऑफिस के काम में फंसी होती हैं, तब उनके पिता आगे बढ़कर खाना बनाने और सफाई करने में पूरी मदद करते हैं। घर के खर्चों पर सब मिलकर चर्चा करते हैं। ये सारी बातें क्लियरली दिखाती हैं कि सहयोग यानी कोऑपरेशन सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकली जीने का एक तरीका है जो घर की 4 दीवारों से शुरू होता है। तो चलिए, अब वक्त है अपने नजरिए को थोड़ा सा विशाल करने का। हम अपने तीसरे हिस्से में चलते हैं। तीसरा, एक्सपैंडिंग इनटू द कम्युनिटी। समाज की इस धारणा को समझना सच में दिलचस्प है। ये सिखाता है कि अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के अंदर कैसे गुंदे होते हैं। सबसे बीचों बीच है हमारा परिवार। फिर जब ऐसे कई परिवार एक साथ आते हैं तो बनती है एक बड़ी कम्युनिटी। और ये सारी कम्युनिटीज आखिर में उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं। ये बात पूरी तरह से क्लियर कर देती है कि कोई भी इंसान या परिवार अकेले अलग थलग नहीं जी सकता। हम सब इस विशाल जाल का एक छोटा सा पर बहुत अहम हिस्सा हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस कम्युनिटी या समुदाय को हम डिफाइन कैसे करेंगे?
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो कम्युनिटी ऐसे लोगों का एक समूह है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये लोग ना सिर्फ त्योहार मनाने या खेती करने के लिए साथ आते हैं, बल्कि पानी, जंगल या जमीन जैसे साझा संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम भी तय करते हैं। और इस पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए हर किसी को अपनी एक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। यही आपस की जिम्मेदारी किसी भी कम्युनिटी की जान होती है। सिर्फ कागजी बातें बहुत हो गई हैं। अब इन चीजों को जमीन पर उतारते हुए देखते हैं अपने चौथे सेक्शन में। चौथा, कम्युनिटीज इन एक्शन। मध्य प्रदेश के झाबुआ की ये कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक वक्त था जब यहाँ पानी की बेहद भारी किल्लत थी। हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। तब यहाँ के भील समुदाय ने अपनी एक सदियों पुरानी परंपरा याद की, जिसे वो हलमा कहते हैं। संकट की इस घड़ी में बिना किसी उम्मीद या स्वार्थ के लोग एक साथ आए। उन्होंने हजारों पेड़ लगाए, पानी को रोकने के लिए खंडक बनाए। उन्हें इस काम के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए, उन्होंने इसे धरती माता के प्रति अपना फर्ज समझा। इस पूरे अभियान को लीड किया श्री महेश शर्मा ने, जिन्हें 2019 में इस कमाल के काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एकजुट होकर काम करने का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। ऐसी ही एक और जोरदार मिसाल हमें गुजरात के अहमदाबाद से मिलती है। यहाँ कमल परमार नाम के एक शख्स ने, जिनकी एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन शॉप थी, अपनी गली के उन गरीब बच्चों के बारे में सोचा जो कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। कमल ने अपनी दुकान बंद करने के बाद शाम को उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते लोकल टीचर्स और आसपास के कुछ बड़े बच्चे भी उनके इस सफर में जुड़ते चले गए। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि जब कोई एक इंसान समाज के भले के लिए पहल करता है तो बाकी लोग भी अपने आप साथ आने लगते हैं। कितनी ऊर्जा भर देने वाली कहानियां हैं ना। अब इस पूरे विश्लेषण को समेटने के लिए चलते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन की तरफ। 5वां, द इंटरडिपेंडेंस लूप। अब अगर लगता है कि गांव में ही लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो जरा शहरी जीवन को देखिए। यहाँ की पूरी साइकिल इसी परस्पर निर्भरता पर टिकी है। जैसे एक RWA यानी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। ये लोग अपने नियम खुद बनाते हैं, पर रोजमर्रा के सामान के लिए वो पूरी तरह से ट्रेडर्स और दुकानदारों पर निर्भर हैं। और वहीं कचरे की सफाई और प्रबंधन के लिए वो म्युनिसिपल वर्कर्स की राह देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सिटी में कोई भी अकेले ठीक से काम नहीं कर सकता। हर ग्रुप लगातार दूसरे ग्रुप से इंटरलिंक्ड है। ये चक्र कभी नहीं टूटता और इसी से हमारी रोजाना की जिंदगी स्मूथली चलती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। ये किसी एक धर्म, क्षेत्र या जाति तक सीमित बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा हैं, तो आप एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी के सदस्य हैं। अगर साइंस में लगाव है, तो एक साइंस कम्युनिटी का हिस्सा हुआ जा सकता है। किसान समुदाय, आर्ट क्लब, यह लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हकीकत तो ये है कि हम सब एक ही समय पर कई अलग अलग कम्युनिटीज को जीते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते अपने आसपास थोड़ा ध्यान डालिए। उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहां आपने खुद कम्युनिटी सपोर्ट को कोई बड़ा बदलाव लाते देखा हो। ये सहयोग का जाल हर जगह है, बस ध्यान देने की जरूरत है। एक बार जब हम इस पूरे नेटवर्क को और अपनी भूमिका को समझ लेते हैं, तो इस समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना बहुत आसान हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ सफर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका जरूर दिया होगा।